चलिए, तो कल की क्लास में अपन लोगों ने ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया था। ट्रांसफार्मर का बेसिक स्टार्ट करते हुए अपन ने देखा था कि ये एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से अनदर सर्किट में, ठीक है। लेकिन इसमें जो पावर इनपुट में रहेगा वही पावर आउटपुट में रहेगा, एज वेल एज जो फ्रीक्वेंसी आपके इनपुट में रहेगी वही फ्रीक्वेंसी आपके आउटपुट में रहेगी, है ना। मतलब अगर अपन इंडिया की बात करें तो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ एसी सप्लाई। सबसे पहले तो एसी पे ही काम करेगा ये। दूसरी चीज़, इसमें फ्रीक्वेंसी जो रहेगी इट इज़ फिक्स ऑन द 50 हर्ट्ज सप्लाई। क्लियर यस सर। है ना। उसके बाद अपन ने सर इसका फंक्शन देखा था कि किस तरीके से अपन इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है कैसे काम करता है। तो इट्स वर्किंग ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन आफ्टर दैट इसमें दो रेशियो देखा थे अपन ने, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एंड टर्न रेशियो, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन में कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर ये वाले। अब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात अपन ने करी थी, उसके बारे में स्टडी करी थी। नाउ आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे दैट इज द ईएमएफ इक्वेशन। कल मैंने आपको बताया था ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सभी लोग एक लाइन लिखिए इसमें, व्हेन साइनसोइडल वोल्टेज व्हेन साइनसोइडल वोल्टेज is applied to the primary winding of a transformer, comma a sinusoidal flux is set up in the core which links with primary and secondary winding। क्लियर। मतलब जैसे ही आप कोई साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, वैसे ही ऑटोमेटिकली एक साइनसोइडल फ्लक्स आपकी कोर में सेटअप हो जाएगा जो कि लिंक करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के साथ। ये मैंने कल बता भी दिया था। अब इसी के इसमें जैसे मान लीजिए कि अपन ने एक साइनसोइडल फ्लक्स यहाँ पे अपन दे रहे हैं, दैट इज लाइक दिस, है ना। अब ये वेरी जो करेगा इट विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साइनसोइडल वोल्टेज से ही अपना इसमें साइनसोइडल की वेवफॉर्म आप लोग बनाएंगे इसमें साथ में, लाइक दिस, हियर इज दिस, इस तरीके से, ठीक है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है दैट इज इसका जो पीक होगा वो प्लस 5m हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल है इसका जो पीक हो जाएगा वो -5m हो जाएगा। क्लियर। टोटल जो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात होगी, देखिए अपन जब कभी भी ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि तो उसमें वी सी द टाइम इंटरवल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो टोटल साइनसोइडल फ्लक्स आपका आ रहा है फ्रॉम 0 to पाई और पाई से 2 पाई में को मान के चल रहे हैं अपन उसका 1/f, मतलब टाइम जो टेकन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो 1/f में हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसमें पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के बीच के डिफरेंस का, ठीक है ना, दैट इज लाइक दिस। इसका टाइम पीरियड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बताएं। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1/2 1/2f, ठीक है। ये टोटल था t, ये t/2,
तो T इक्वल टू 1/f हो जाएगा, तो ये 1/2f हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नाउ अब अपन देखेंगे कि अपन इसमें क्या क्या चीज ले चल रहे हैं। मान लीजिए लेट फाई एम, क्या मान रहे हैं अपन? फाई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन वेबर। F is the supply frequency. Then after N1 are the number of turns in primary winding, and N2 is the number of turns in secondary. ठीक है, देखा सब लोगों ने? अब यहां पे अपन क्या देख रहे हैं कि इस फिगर से कि अगर मैं प्लस फाई एम से माइनस फाई एम के बीच का डिफरेंस देखूं तो वो कितनी साइकिल में मेरा डिफरेंस कवर हो रहा है? फुल साइकिल में या हाफ साइकिल में? हाफ साइकिल हाफ हाफ साइकिल में हो रहा है। हाफ It means साइकिल that सर, हाफ उसमें टाइम कितना लग रहा है? 1/2f सेकेंड। 2f। सो एज शोन इन फिगर, अगर अपन साइनसोइडल फिगर देखें तो फ्लक्स की वैल्यू जो चेंज हो रही है, दैट इज फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम प्लस फाई एम टू माइनस फाई एम in a half cycle. Half cycle, that is 1/2f seconds. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि what is the average rate of change of flux? So the average rate of change of flux कितना होगा? इज इक्वल टू फाई एम माइनस फाई एम, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से मतलब ये है कि मतलब डी फाई बाई डी टी, है ना? तो डी फाई बाई डी टी मतलब यहाँ पे अपन जो फ्लक्स का चेंज देख रहे हैं वो प्लस फाई एम से माइनस फाई एम देख रहे हैं, तो उसका अपन ने डिफरेंस डी फाई ले लिया, डिवाइड बाय डी टी अपन किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको? 1/2f के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो टोटली कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टोटल वैल्यू कितनी आएगी अब इसकी? 4 pi m by f। 4 4 pi f। 5 एफ भी तो ऊपर आ जाएगा, 4f 5m 1/2f है ना बेटा? टाइम जो यहाँ पे अपन ले रहे हैं 1/2f है ना, तो 2f की वैल्यू पूरी की पूरी ऊपर चली जाएगी, तो ये 4f Yes, sir. 5m हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यस सर। वेबर पर सेकेंड। क्लियर? समझ आया यहां तक? नाउ ये जो अपन ने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकाला है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू विच? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, बताएं। यस सर। सो यहां तक लिख लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊं, सबने लिखा? Yes, sir. देयरफॉर अपना जो यहाँ पे अब एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, अभी मैंने कोई भी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कोई नहीं ले रहा मैं अभी इस टाइम पे, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 4f5m एंड द यूनिट इज वोल्ट्स। क्लियर?
लेकिन अपन क्या करते हैं, जब भी कोई साइनसोइडल फंक्शन लेते हैं, वी आर ऑलवेज टेकिंग द आरएमएस वैल्यू, है ना। एसी सर्किट में अपन ने पढ़ा था। सो वी नो दैट फॉर अ साइनसोइडल वेव फॉर्म, क्योंकि सप्लाई भी आपके साइनसोइडल थी, फ्लक्स भी अपन साइनसोइडल ही लेके चल रहे हैं, तो साइनसोइडल वेव फॉर्म के लिए जो आपका फॉर्म फैक्टर होता है ना, इट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन अपॉन क्या होता है, एवरेज एवरेज वैल्यू। वैल्यू। सर एवरेज एवरेज वैल्यू, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज दैट वैल्यू, 1.11. 1.11। 1.1। वेरी गुड, ठीक है, ये अपन जानते हैं। सो जो चीज अपन एवरेज ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न कर रहे थे, उसको अब क्या कर देंगे, नाउ ये क्या हो जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न। तो द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.11 मल्टीप्लाई बाय 4F5, ठीक है ना। ये कैसे आया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या देखा, द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू सॉरी, द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 1.11 मल्टीप्लाई बाय एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ से आई क्वेश्चन। क्या हो? शिवम म्यूट करो बेटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ आया कैसे किया अपन No, sir. आरएमएस वैल्यू में। अब अपन क्या करेंगे, Yes, sir, अभी आप- अपन पॉइंट टर्न ले रहे हैं। नाउ वी विल कंसीडर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सबसे पहले उसको क्या करेंगे अपन, इन प्राइमरी, ठीक है। दैट इज ये जो हो जाएगी आपकी E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू दैट इज जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न हो रहा था, है ना, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। प्राइमरी टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, बात एक ही है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ठीक है। दैट इज E1 कितना हो जाएगा आपका 4.44 F5M N1 इन वोल्ट्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी E की वैल्यू आई थी, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस पर टर्न, वो आपका आया था 4.44 F5, ठीक है ना। क्लियर बेटा? यस सर। है यस ना? सर। जैसे आपका ये आया है, वैसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, we can also get the value of RMS, similarly RMS value of EMF induced part, EMF induced in secondary winding. Similarly, RMS value of EMF induced in secondary, that is the value of E2 equal to 4.44 N2F5M। देखो जब एक्सप्रेशन लिखा जाता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पहले आते हैं, बुक में भी आप देखोगे तो वही मिलेगा आपको। दैट इज अगर E1 का एक्सप्रेशन होगा तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ E1 इज 4.44 N1 F5M, ठीक है। This is the value of E1, EMF induced in RMS value of EMF induced in primary winding, and the value of E2 4.44 N2 F5,
यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताएं बेटा। लिखा? नेक्स्ट स्लाइड में आऊं, Yes, sir. है ना? अब इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा अपन को? वी कैन गेट हियर द वैल्यू ऑफ E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 4.44 N2 F5m डिवाइड बाय 4.44 N1 F5m। तो यहाँ से भी अपना ये क्या प्रूफ हुआ कि द वैल्यू ऑफ E2 बाई E1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ N2 बाई N2 upon N. N2 by मतलब N1. जो आपका ईएमएफ इंड्यूस है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एंड दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? के, दैट इज Turns ratio. Transformation ratio. Transformation rate. है ना? टर्न रेशियो की बात होती है तो वो N1 बाई N2 हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात होती है तो वो N2 बाई N1। एक ये बात हो गई। और एक और टर्मिनोलॉजी कभी कभार आ जाती है, कभी कभार फ्लक्स ना ही देते हुए व्हेन द वैल्यू ऑफ phi m इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया, जो भी आपका उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो उस केस में, उस कंडीशन में जो आपका E1 और E2 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ E1 इक्वल टू 4.44 N1, फाई की जगह क्या हो जाएगा आपका? F तो है ही आपका BM AI, ठीक है, ये भी वोल्ट्स में, और द वैल्यू ऑफ E2 एंड E2 इक्वल टू 4.44 N2 FBM AI। ठीक है, कभी कभार कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं जो इस तरीके से भी आपके आ जाते हैं। ये बेटा, तो कभी भी आपका ईएमएफ इक्वेशन का न्यूमेरिकल कभी भी आएगा तो उसको अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ईएमएफ इक्वेशन का एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते तो ये जो एक्सप्रेशन है प्लस phi m या ऐसे माइनस pm अपन 1/2f को न लेते हुए आप इसको 0 से phi m ले सकते थे, या फिर 0 से प्लस phi m ले सकते थे, तो उस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड हो जाता वो चेंज हो जाता। ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब जो भी आप फ्लक्स का चेंज देख रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टाइम इंटरवल है वो कितना आ रहा है आपका। नाउ अब अगर अपन ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन अभी तक अपन ने देखा अलग अलग टाइम पे, दैट इज मैंने कल आपको बताया था कि इसको या तो अपन नो लोड कंडीशन में लेते हैं, ठीक है, या फिर अपन इसको ले लेते हैं ऑन लोड कंडीशन, ये मैंने बताया था। अब नो लोड कंडीशन में भी अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले इसका जो ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन है वो अपन देख लेंगे कि जब आपके लॉसेस प्रेजेंट नहीं रहते सिस्टम में, विदाउट लॉसेस, तब ये किस तरीके से काम करता है, और इसी तरीके से जब आप लॉसेस कंसीडर कर लेते हैं तब ये काम किस तरीके से करता है। क्लियर बेटा? तो विदाउट लॉसेस वाला कंसेप्ट तो Yes, समझ sir. आ जाएगा, और उसी तरीके से जब ऑन लोड कंडीशन आ जाएगी तो वहां पे अपन ये देखेंगे कि ऑन लोड कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसमें भी आपके तीन तरीके के लोड हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेन वी आर कंसीडरिंग द लोड कंडीशन, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड्स, दैट इज रेजिस्टिव, लोड, इंडक्टिव लोड, और कैपेसिटिव लोड। मतलब लोड आपका आर लगा हुआ है, उसमें रेजिस्टेंस
या इंडक्टेंस लगा हुआ है L या फिर कैपेसिटेंस लगा हुआ है C। तो इस तरीके के अपन नो लोड कंडीशन और ऑन लोड कंडीशन के मामले। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, है ना। और लॉसेस की बात अपन करेंगे अपन, तो लॉसेस का क्लासिफिकेशन भी अपन देखेंगे जब इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट लॉस कंडीशन के लिए ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा देखते हैं अपन लोग। और उसमें अपन देखो, ट्रांसफार्मर की बात कभी भी आएगी तो उसमें उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ही अपन देख लेते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है उसका फेजर डायग्राम। ठीक है, मतलब फेजर डायग्राम में अपन किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहती है, विदाउट लॉस कंडीशन और विद लॉस कंडीशन, दोनों में ही अपन ये चीजें देखेंगे। ठीक है ना, ये बना लिया सबने? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड विदाउट लॉसेस। ठीक है, जो अपन लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं और कोई भी लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक ट्रांसफॉर्मर बनाइए। इसमें सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे अपन यहाँ पे। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर आप लोग को सिलेबस में भी नहीं है और आप लोग को उसको पढ़ना भी नहीं है, इसलिए मैं सिंगल फेज की ही अपन बात करेंगे इसमें, है ना। तो बना लीजिए अपन ने वाइंडिंग्स करी प्राइमरी साइड में, सिमिलरली सेकेंडरी साइड में अपन वाइंडिंग करी अपन ने लाइक दिस। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दे दिया अपन ने V1 सप्लाई वोल्टेज। मान लीजिए इसमें एक करंट में फ्लो करा रहा हूं, उसको मैं मान रहा हूं इसमें IM, मैग्नेटाइजिंग करंट, है ना। EMF इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे E1, नंबर ऑफ टर्न्स N1 नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2, और यहाँ जो EMF इंड्यूस होगा आपका E2, दैट इज सेम एज द वैल्यू ऑफ V2। ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे अपन ने कॉइल यूज करी है, इट मीन्स दैट यहाँ आपका फ्लक्स भी इसमें फाउंड होगा। द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इज क्लॉकवाइज हियर, इट इज 5m, इस तरीके से। बना लिया सबने? अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे जो अपन प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं, तो अभी यहाँ पे ये जो कॉइल का बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है? रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव बिहेवियर है? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस कॉइल? कैसा बिहेवियर होगा इसका, बताएं। इंडक्टिव। इंडक्टिव। क्योंकि कॉइल यूज कर रहे हैं ना अपन ने, ये अपन ने AC सर्किट में भी पढ़ा था, वी आर स्टडी एंड वी आर आल्सो स्टडी इन द मैग्नेटिक सर्किट, कि जब भी अपन कोई भी कॉइल यूज करते हैं तो उसका हमेशा जो बिहेवियर होगा दैट इज इंडक्टिव बिहेवियर। तो इसमें लिखिए एक लाइन, सिंस द प्राइमरी कॉइल इज प्योर इंडक्टिव, है ना। अब मुझे बताएं, जब भी कभी इंडक्टिव बिहेवियर होता है तो उस केस में जो करंट का है
और वोल्टेज का है उसका बिहेवियर कैसा होता है लैगिंग और लीडिंग के कंसेप्ट में फॉर अ इंडक्टिव सर्किट। सर करंट लैग करता है। करंट लैग करता है, करंट लैगिंग। दैट इज जो भी आपका करंट इसमें है गिवन, दैट इज द करंट लैग्स बिहाइंड अप्लाइड वोल्टेज। कितने एंगल से अगर प्योर इंडक्टिव है तो बाय 90 डिग्री 90 डिग्री 5/2 5/2 या फिर 90 डिग्री। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब अपन Yes, sir. जैसे अपन ने प्योर जब अपन ने एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली का जो अपन ने फेजर डायग्राम बनाया था वैसा ही फेजर डायग्राम अपन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं दैट इज अप्लाइड वोल्टेज, तो आपको दिया ही हुआ है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि आई एम टेकिंग द करंट, आई एम करंट लिया अपन ने। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में आपका आई एम करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे अपना फाई एम करंट भी अपना फ्लो कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको बना देंगे लाइक दिस, इस तरीके से V1, और IM क्या है V1 से आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वी विल कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ द इंडक्टिव बिहेवियर। तो उस केस में करंट जो कर रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट तो नहीं? आई एम और फाई एम अपन एक ही फेज में क्यों लिया और V1 यहाँ क्यों आया? वी आर ड्रॉइंग द फेजर डायग्राम हियर, मतलब फेजर रिप्रेजेंटेशन अपन दे रहे हैं जो भी यहाँ पे करंट और वोल्टेज यहाँ पे गिवन है उनका। ठीक है ना? यस सर। अब क्योंकि अपन जानते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ जो भी आपका EMF इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो E1 की जो डायरेक्शन होगा E1 का बन जाएगा आपका लाइक दिस हियर, E1 यहाँ बन जाएगा। क्लियर बेटा? बनाया आपने इस तरीके से, और जिस डायरेक्शन में आपका E1 अपन ने बनाया है उसी डायरेक्शन में आपका E2 भी यहाँ पे रहेगा। बस आप मुझे बताएं कि E2 का मैग्नीट्यूड डायग्राम से देखिए E1 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा। कम होगा सर कम सर। होगा सर। टर्न्स कम है। नंबर ऑफ टर्न्स। स्टेप डाउन टर्न। स्टेप डाउन मतलब यहाँ पे क्या है कि जो N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं that is less than the value of the N1 number of turns, तो there since ये condition है therefore the value of EMF induced in secondary winding it is also less than the EMF induced in primary winding। तो आपका EMF induced अपना जो E1 की वैल्यू है वो अपन इस तरीके से बनाते। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लॉसेस कंसिडर नहीं किए हैं पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अपन ने क्या चीज नहीं लिया हुआ, अभी अपन ने लोड कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है ना, लोड भी कनेक्ट नहीं किया है अपन ने और लॉसेस भी कंसीडर नहीं किए हुए हैं अपन ने। नो लोड है मतलब सिंपल अपन ने क्या किया हुआ है, सेकेंडरी अपन ने ओपन रखी हुई है अपन ने। ठीक है ना,
डायग्राम बनाया है सब लोगों ने बेटा? कोई डाउट हो तो बताएं इसमें मेरे को, किसी को भी। और किसी किसी बुक में इस फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसको मैं इधर लगाया हूँ। Since the value of n2 is less than n1, therefore the value of e2 is less than e1, है ना। और कहीं कहीं इसका फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी होगा, आप अगर बुक देखोगे लाइक दिस, ऐसे। ये 5m बना दिया, मतलब इसको क्या किया, इसको मैंने, ये वाला डायग्राम है, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया, लाइक दिस, इस तरीके से। समझ आया? 90 डिग्री, E1 और E2। क्लियर बेटा? किसी किसी बुक में इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि ऐसे कैसे बनाया होगा। Either this or this, है ना। तो दिस इज द फेजर डायग्राम। ऑफ नो लोड विदाउट लॉसेस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेजर डायग्राम में यहाँ पे किसी को? बेटा बताएं। सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग करंट लिया, उसी में अपन ने फ्लक्स फाई में फ्लो कराया। देन आफ्टर अपन देख रहे हैं कि आई एम जो है आपका फॉर प्योर इंडक्टिव कॉइल वो V1 वोल्टेज से लैग कर रहा है, तो यहाँ V1 अपन ने दे दिया। और EMF इंड्यूस जो हो रहा है आपका प्राइमरी वाइंडिंग में, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड वोल्टेज। तो इक्वल अपोजिट के लिए इसका मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए इसको अपोजिट रख दिया E1, और उसी डायरेक्शन में अपन ने E2 की वैल्यू अपन ने जो लिया है वो उससे कम ले लिया है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट स्लाइड में आए। यस सर। तो E1, तो ऐसे अगर डायग्राम बना हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। नाउ अब अपन कंसीडर करेंगे ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विद लॉसेस। विद लॉसेस मैं चाहता तो ये भी आपको ये वाला स्टेप डायरेक्ट बताया था, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली से अपन ने VM, IM, V1, IM, I1 कैसे बना दिए। ठीक है, नो लोड है, इट मीन्स दैट सभी को पता है कि इसमें आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी दैट विल बी ओपन सर्किट, है ना। तो अब इसमें लिखिए एक लाइन, जब अपन इसको ले रहे हैं, that is when secondary of a transformer is open circuit, that is no current flows in the secondary winding। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जब अपन नो लोड ले रहे हैं तो उस केस में सेकेंडरी ट्रांसफर अपना ओपन सर्किट रहेगा और कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं होगा इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सो उस केस में, उस कंडीशन में क्या लेते हैं, द ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी
at no load condition. Transformer is said to be at no load condition. ठीक है। अब जब अपन कोई भी प्राइमरी इनपुट करंट देते हैं तो उस कंडीशन पे आपके दो तरीके के यहाँ पे लॉसेस अवेलेबल रहते हैं। इसमें लिखिए, जो भी आपका प्राइमरी इनपुट करंट आ रहा है यहाँ पे, द प्राइमरी इनपुट करंट अंडर नो लोड कंडीशन, under no load condition has to supply number one is the iron loss component. दो तरीके के आपके लॉस रहते हैं, that is iron losses. अब वो जो iron losses रहेगा that is comprising of two types, that is that iron loss comprising hysteresis loss and eddy current loss. Eddy current loss. Similarly, second जो है, क्योंकि अभी आपका प्राइमरी ही अपना करंट फ्लो करा रहे हैं, सो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस इन प्राइमरी। ठीक है। प्राइमरी में क्यों? क्योंकि आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, जो अपन सप्लाई दे रहे हैं, वो अपना इनपुट साइड में आ रहा है ना। और आयरन लॉस जो है, दिस आयरन लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं और इसको कोई बताएगा? कोर लॉस। ठीक है, समझ आया बेटा? तो जब भी कभी आपसे पूछे जाए कि कौन कौन से लॉसेस अपने अवेलेबल रहते हैं ट्रांसफार्मर में, तो अपन को टिप्स में याद होना चाहिए, नंबर 1 इज द कोर लॉस एंड द सेकेंड वन इज द कॉपर लॉस। Got my point? इसमें यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं बेटा। मतलब जो आपका आयरन कोर लॉस है, दैट इज जो आयरन लॉस, मतलब जो आयरन स्ट्रक्चर अपन यूज कर रहे हैं, लोहे का जो हिस्सा यूज कर रहे हैं, उसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर की वजह से जो हिस्टेरेसिस लॉस आ रहे हैं वो, और जो एडी करंट लॉस आ रहे हैं वो, एक तो वो वाला लॉस इसमें है, एंड द सेकेंड वन जो आपका I2R लॉस को अपन बोलते हैं, दैट इज कॉपर लॉस, एक वाला लॉस अपना इसमें आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। किस समझ आया आप लोगों को? लिख लिया सबने? यस सर। है ना। अब जो अपन प्राइमरी करंट जो फ्लो कराएंगे, उसमें एक्चुअल में देखेंगे कि ये जो आपके लॉसेस हैं, उनका जो डायग्राम में बिहेवियर और फेजर डायग्राम में बिहेवियर, वो कैसे होगा वो अपन देखेंगे। तो इसमें लिखना है, लिखिए अब, मान लीजिए कि प्राइमरी करंट जो अपन मान रहे हैं, जो अभी अपन ने IM फ्लो कराया था,
उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं आई नॉट। जो प्राइमरी करंट है आई नॉट, इट हैज टू कंपोनेंट्स। नंबर वन कंपोनेंट है आपका आई म्यू एंड सेकेंड कंपोनेंट है इसमें आपका आई डब्ल्यू। ठीक है, दो कंपोनेंट है इसमें। अब इन दो कंपोनेंट को क्लासिफाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो नंबर वन इसमें क्या होगा, जो करंट आई म्यू है, दैट आई म्यू करंट, इस करंट को अपन और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड I mu is also called reactive component, है ना। एक तो इसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है, और we can also call it as a watt less component, watt less component किसका, ऑफ नो लोड करंट। नो लोड करंट क्यों, क्योंकि जो आपका प्राइमरी करंट है, एक्चुअली अभी कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या सेकेंडरी वाइंडिंग में, या कोई लोड अपन ने कनेक्ट किया हुआ है, अभी कोई लोड करंट अपन ने नहीं कनेक्ट किया हुआ है, कोई लोड करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब सेकेंडरी करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो आई म्यू कंपोनेंट अपन ले रहे हैं, या जो आई म्यू करंट अपन कंसीडर कर रहे हैं अपने ट्रांसफार्मर में, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव कंपोनेंट और वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। नो लोड करंट, है ना। एंड इज गिवन बाय, इसका जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आई म्यू इक्वल टू, बता बेटा, कोई भी अगर रिएक्टिव कंपोनेंट है या फिर वॉटलेस कंपोनेंट है तो उसमें साइन फैक्टर आएगा कि कॉस फैक्टर आएगा? हाँ, साइन फैक्टर। रिएक्टिव कंपोनेंट में हमेशा साइन फैक्टर आता है, ठीक है, साइन फाइन, ठीक है ना। एक ये चीज हो गई। और दूसरा, इसी में जो एक दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज जो अपन दूसरा करंट अपन ले रहे हैं आई डब्ल्यू। सो द करंट आई डब्ल्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है ना। अपन देखते थे ना, एक्टिव पावर में क्या लेते थे अपन, वी आई कॉस फाई, और रिएक्टिव पावर में क्या लेते थे अपन, वी आई साइन फाई लेते थे। मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट में हमेशा साइन फैक्टर रहता है, और एक्टिव में अपने हमेशा अपना कौन सा रहता है, अपना कॉस फैक्टर, ठीक है, याद आया। एक्टिव कंपोनेंट रहता है, Yes. और इसको वी कैन कॉल इट एज अ वॉटफुल कंपोनेंट, और एक और क्या बोला जाता है इसको, इट इज ऑल्सो द आयरन लॉस कंपोनेंट। आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, ठीक है। एंड इज गिवन बाय, इसका जो फैक्टर अब आएगा आपका, द वैल्यू ऑफ आई डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आई नॉट cos phi। कॉस फाई, कॉस फाई, ठीक है। दोनों फैक्टर समझ आए आपको? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ और इन दोनों में स्क्वायरिंग करता हूँ तो मेरा जो आई नॉट की वैल्यू है वो क्या आएगी, कोई बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट हियर? अंडर रूट आई म्यू स्क्वायर रूट ऑफ आई म्यू आई स्क्वायर डब्ल्यू। साइन स्क्वायर फाई नॉट प्लस कॉस स्क्वायर फाई नॉट वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। तो उससे जो आपका आई नॉट आ जाएगा इट इज अंडर रूट ऑफ आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक सबने लिख लिया, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊँ। यस सर। ठीक है, हेंस या तो कहीं कहीं हो जाता है कि द वैल्यू ऑफ आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है ना, या फिर वी कैन ऑल्सो से दैट द वैल्यू ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरीके से, है ना। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो अपन ने नो लोड है, सबसे पहले इसका एक ट्रांसफॉर्मर आपको बना के दिखाता हूँ लाइक दिस। मान लीजिए मैंने वाइंडिंग ले ली एक, दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन, है ना। और ये अपन ने एक सेकेंडरी वाइंडिंग ले ली लाइक दिस। अप्लाइड वोल्टेज आपका V1 अप्लाई वोल्टेज, आई नॉट करंट फ्लो करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो EMF इंड्यूस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे E1 लाइक दिस। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स N1 प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी में कितने हैं आपके N2 हैं। यहाँ जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा आपका E2, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ V2। अभी यहाँ मैंने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है, कल की क्लास में अपन लोड कनेक्ट करके देखेंगे और उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे कि अभी तक जो अपन ने किए हैं उसके न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, चलो बेटा यहाँ तक बना लिया सब लोगों ने? है ना, ये मेरी वाइंडिंग्स है, दिस इज अ वाइंडिंग। जो भी मैंने N1 N2 यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है इसको मैं एज अ वाइंडिंग की तरह ले सकता हूँ इसको, है ना। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि आई डब्ल्यू और आई म्यू को मेरे को इंडिकेट करना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका नो लोड करंट है, अब यहाँ से करंट मेरा डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, है ना, और ये दो पोर्शन पे आपका डिवाइड होगा। एक आपका यहाँ पे जो फ्लो हो जाएगा वो आपका आई डब्ल्यू हो जाएगा लाइक दिस, एक हो जाएगा आपका आई म्यू, है ना। अब जो आई म्यू है उसमें एक्चुअली में आई म्यू जो अपन ने लिया है, जैसे अपन यहाँ पे लिखा हुआ था, दिस इज अ रिएक्टिव कंपोनेंट और वॉटलेस कंपोनेंट। तो रिएक्टिव कंपोनेंट है और वॉटलेस कंपोनेंट है, इट मींस दैट कि यहाँ पे अपन आई म्यू के साथ क्या लेंगे, रिएक्टेंस लेंगे। ठीक है, जिसको मैं नाम दे दूंगा XM, है ना। और जो आई डब्ल्यू है दैट इज इट इज द एक्टिव कंपोनेंट और वॉटफुल कंपोनेंट। तो उसको अपन यहाँ पे कंसीडर जो करते हैं, यहाँ पे वी कैन से द रेजिस्टेंस R, इस तरीके से। तो जो यहाँ से मैं करंट अपना ये आई नॉट को फ्लो करा रहा हूँ अभी नो लोड कंडीशन पे, तो उससे जो मेरा यहाँ पे मेरे को मिल रहा है वो करंट कौन सा मिल रहा है, आई डब्ल्यू और आई म्यू। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? फिर से ये इसका जो डायग्राम अपन ने बनाया है, जो अपन ने नो लोड कंडीशन पे लॉसेस कंसीडर किए हुए हैं।
बताएं बेटा। अब जब अपन इसमें फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो कोई मुझे बताएगा कि फेजर डायग्राम में अब मैं रेफरेंस जो करंट है वो कौन सा लूंगा, आई नॉट लूंगा या फिर आई डब्ल्यू या फिर आई म्यू, कौन सा करंट अपन लेंगे? डायग्राम भी देखो, एक्सप्रेशन भी देखो, उसको सोच के फिर बताओ। I naught. यहाँ जो अपना फाइव जो फ्लो हो रहा है उस फाइव के साथ जो सबसे पहला करंट मैं लूंगा वो यहाँ पे करंट कौन सा आएगा आपका, बताएं। IW. I naught. देखो यहाँ अपना जो है ये XM, ये भी आपका एक तरीके का आई, कौन सा कंपोनेंट हो रहा है आपका, इंडक्टिव कंपोनेंट हो रहा है, रिएक्टिव कंपोनेंट हो रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. है ना? अगर मैं इसको वोल्टेज के साथ लेता हूँ V1 को और आई म्यू को, तो ये लैग करेगा XM की वजह से, बताए बेटा। Yes, sir. एक Yes, sir. like करें. और अगर मैं IW को देखता हूँ और IW में मैंने जो कंपोनेंट लिया हुआ है एक्टिव कंपोनेंट, वो मैंने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस की केस में IW और V1 ये लैग करेंगे या फिर एक फेज में रहेंगे? एक फेज में. Phase में. फेज में रहेंगे, एक ही एक फेज। फेज में रहेंगे। ये हो गया आई नॉट के बारे, आई म्यू के बारे में और IW के बारे में। और जो नो लोड करंट है आई नॉट, दैट इज इट इज द फेजर एडिशन ऑफ आई म्यू और IW, वेक्टर एडिशन हो रहा है इसका, Yes, sir. ठीक है ना? इट मीन्स दैट, ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन ने फाइव एम लिया, तो यहाँ पे जहाँ अपन ने आई एम लिया हुआ था, अब ये हो जाएगा आपका आई म्यू, ठीक है? आई म्यू से वोल्टेज को मैं लैग करवा रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे ये मेरा V1 वोल्टेज लैग हो गया, है ना? अब जिस डायरेक्शन में V1 वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में मैं करंट कौन सा फ्लो कराऊंगा, IW फ्लो कराऊंगा, जो रेजिस्टेंस एक्टिव कंपोनेंट में मैं लिया हुआ है। बस 1 मिनट मोर, Yes, sir. है ना? अब इन दोनों का जो एडिशन मैं करूंगा, उस एडिशन से मेरे को क्या मिलेगा, जैसे मैं इसको एक्सटेंड करूं आई म्यू के पैरेलल और आई म्यू को एक्सटेंड करूं IW के पैरेलल, है ना? तो इसका फेजर एडिशन क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, व्हाट इज दिस, I naught. आई नॉट हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना? और जो आपका E1 E2 था वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे V1 के इक्वल एंड अपोजिट आपका E1 है, तो ये मैंने E1 बना दिया इस तरीके से, है ना? और E2 की वैल्यू यहाँ पे कम आ रही है तो E2 को ऐसे ले लिया। अगर इन केस यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो जाता तो वहां पे अपन E2 को आगे ले लेते, E1 को ऊपर ले लेते। समझ आया? तो दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर इसको क्या बोला जाता है अपना, नो लोड फेजर डायग्राम। अभी अपन ने लोड कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इट इज अ नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है, विद लॉसेस। लॉसेस तो ऐसे एक्चुअली में रहते ही हैं, वो तो बस मैंने आपको आइडियल कंडीशन समझाने के लिए किया था कि अपन फेजर डायग्राम में क्योंकि एकदम से अपन करंट वहां फ्लो कराए थे, अब कंफ्यूजन होता, ठीक है? समझ आया बेटा आप लोगों को? है ना? एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ लोड ट्रांसफार्मर, ये एक तरह का इक्विवेलेंट सर्किट है। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर और नो लोड कंडीशन, ठीक है? क्या हुआ, टफ लग रहा है क्या थोड़ा?
सर हाँ बताओ, पूछो। सर आई म्यू में इंडक्टेंस और आई डब्ल्यू में रेजिस्टेंस क्यों लिया, एक बार वो बता दीजिए। आई म्यू में एक्चुअली में क्या लिया था अपन ने, आई म्यू इज द रिएक्टिव कंपोनेंट, तो इसीलिए यहाँ पे जो अपन ने लिया हुआ था वो अपन ने रिएक्टिव कंपोनेंट की वजह से रिएक्टेंस ले लिया यहाँ पे, है ना। और आई डब्ल्यू जो अपना एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका एक्टिव कंपोनेंट की तरह अपन ले रहे हैं, इसलिए इसकी वजह से अब हम अपन ने रेजिस्टेंस का बिहेवियर लिया हुआ है। उसकी वजह से भी मतलब नो लोड करंट वो एक्चुअली में कॉस फाई फैक्टर अपना रेजिस्टिव में आता है और साइन फाई फैक्टर वो आपका रिएक्टिव फैक्टर में आता है। इसकी वजह से अपन ने इन दोनों इक्वेशंस की वजह से और एक्टिव और रिएक्टिव की वजह से ही अपन ने ये कंसीडर किया हुआ है, आर की वैल्यू और एक्स एम की वैल्यू। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक ये होता है। कल की क्लास में अपन लोग इसके न्यूमेरिकल सबसे पहले क्वेश्चन के और ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन लेंगे। ठीक है, और किसी को डाउट हो तो पूछो बेटा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सबको? यस सर। एक बार और ध्यान से पढ़ना है, इसको रिवाइज करना, नहीं होगा तो मैं कल फिर से बता दूंगा। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लग रहा हो। ठीक है ना, कल एक बार और बता देंगे अगर किसी को कोई डाउट होगा तो। ठीक है, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, चलिए ओके बेटा, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, Thank you, sir. अटेंडेंस का टाइम Thank you, sir. एक्सटेंड कर दीजिए सर। Thank you, हाँ sir. मैं अटेंडेंस का टाइम एक्शन कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। चलिए ओके बेटा। थैंक यू सर। ना, और एक फाइल भी आप लोगों से शेयर करी थी कल, तो इसको भी अपन कल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कोड टाइप, शेल टाइप, कूलिंग, ईएमएफ क्वेश्चन जो अपन ने आज करी है उसके बारे में, ये मैं कल बता दूंगा इसके बारे में आप लोग।